हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं सौरभ और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ओनली यूपीएससी की टीम आपके लिए लेकर आई है कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस के अनुसार जीएस के वीडियो सीरीज, साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको रेगुलरली इसी चैनल पे शाम के 5 बजे मिलते रहते हैं। तो आप लोग इस फ्री इनिशिएटिव का भरपूर लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। आपको अगर इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आपको ओनली यूपीएससी के इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना होगा। आपको टेलीग्राम हैंडल ओनली यूपीएससी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ है इजराइल के मिनिस्ट्रियल विजिट के बारे में। तो इजराइल के फॉरेन इकोनॉमिक मिनिस्टर, इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत ये इंडिया आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो ये यहाँ आकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इशू था, बहुत पहले से इसके बारे में बात किया जा रहा था, लेकिन ये पेंडिंग था। लेकिन जब हमारे मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया वाज प्लानिंग टू रीस्टार्ट द डायलॉग, अब उसके आगे ये चर्चा हो रही है। तो जब वो मिनिस्टर नेक्स्ट वीक आने वाले हैं तो किन किन सेक्टर्स पे बात होगी, तो बात होने वाली है फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट टेक और ऑटोमोटिव इन सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें आई है, इंडिया और यूएई के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है उसके पॉजिटिव साइन को देख करके आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आपको पता है इंडिया में कॉप इंडिया 23 एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो ये हमने पहले ही देखा था, अभी कल परसों की न्यूज़ में ये आया हुआ था। तो कॉप इंडिया 23 जो एक्सरसाइज है ये किन के बीच होती है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, और अभी इस साल का जो ये कॉप 20 एक्सरसाइज है, हालांकि ये तो बायलैटरल एक्सरसाइज है, लेकिन इस साल का जो ये एक्सरसाइज हो रहा है कॉप इंडिया 23, इसमें जापान एक ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस एक्सरसाइज में क्या देखने को मिलेगा, तो तेजस, राफेल, सुखोई MKI और जगुआर, ये सब इंडिया के फाइटर प्लेन्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट करेंगे, किन से कम्पीट करेंगे, तो यूएसए के जो फाइटर हैं F-15 फाइटर्स हैं उनसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी एक प्लेन है। और B-1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर, ये भी यूएसए का है, हम इसके साथ भी कम्पीट करेंगे। तो इंडिया की इतने सारे प्लेन यूएसए की इतने सारे प्लेन से कॉम्पीट करेंगे इस एक्सरसाइज में। आप B-1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर का ये पिक्चर देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि ये B-1B लॉन्ग रेंज जो बॉमर है किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, और इसके पहले ये B-1B जो लॉन्ग रेंज बॉमर है, ये एरो इंडिया, जो इंडिया में एरो इंडिया शो हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क आपको पता है ये टेस्ला के ऑनर हैं। टेस्ला भी है इनका, फिर स्पेस एक्स है, ये बहुत ही फेमस कंपनी है। ये स्पेस जितने प्रोजेक्ट होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेमस कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाती है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया था। तो उसके बाद इनका कहना था कि मैंने ट्विटर खरीदने के बाद बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए। ये काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप का ये सिचुएशन बना था मेरे लिए, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही थी तो कुछ बुरी भी हो रही थी। तो एक बीबीसी के डेजिग्नेशन चेंज के बारे में ये बात करते हैं कि एक्चुअली ट्विटर पे जब ट्विटर हैंडल आप देखोगे तो जहाँ पेज ऑनर का नाम होता है ट्विटर पे, उस पेज ऑनर के नाम के नीचे इन्होंने एक टैग लगा दिया था जिस पे लिखा हुआ था कि बीबीसी एक ब्रिटिश फंडेड कंपनी है, ब्रिटिश फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म की, उसके बाद इन्होंने ये जो डेजिग्नेशन है उसको हटा दिया। तो इसके बारे में ये चर्चा हो रही थी। तो इनसे एक बीबीसी के पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि आप वैसे तो इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं बीबीसी के बारे में, लेकिन आपने देखा कि बीबीसी ने जब
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की तो उसको बैन कर दिया गया, और आपने भी ट्विटर पे वो वीडियो को नहीं चलने दिया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने बताया कि मैं इन सब बातों के मतलब इतनी डिटेल के बारे में नहीं जानता हूँ कि ट्विटर पे क्या क्या हो रहा है। बस मैं इतना जानता हूँ कि इंडिया के जो सोशल मीडिया रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें उस रूल को उनके कंट्री में फॉलो करना ही पड़ेगा, हम इन रूल से बच नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है इंडस्ट्रियलिस्ट केशव महिंद्रा। केशव महिंद्रा कौन थे? तो केशव महिंद्रा तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं केशव महिंद्रा। उनका 99 साल की उम्र में अभी उनकी निधन हो गई। ठीक है, तो उन्होंने ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ज्वाइन की थी कब? 1947 में, और 1963 में वो इनके चेयरमैन बन गए। जब इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली तब ये स्टील कंपनी हुआ करती थी। तो केशव महिंद्रा जी ने स्टील कंपनी से इस कंपनी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इन्होंने फिर स्टील सेक्टर से बहुत सारे और भी सेक्टर्स में कंपनी का एक्सपेंशन किया। जो अभी के करंट चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, उनके बारे में ज़रूर आप सुने होंगे। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये जो आनंद महिंद्रा हैं, आनंद महिंद्रा साहब केशव महिंद्रा जी के नेफ्यू हैं। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी आप रखिए और चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है यूएस एविएशन वॉचडॉग की बात। ये न्यूज़ है यूएस एविएशन वॉचडॉग के बारे में। यूएस की जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है जिसका नाम है FAA। ठीक है, तो FAA ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है IASA। FAA क्या है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, ये यूएस की एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, और इसने एक प्रोग्राम चलाया IASA, यानी कि द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। तो यूएस और उसके पार्टनर कंट्री में ऑपरेट करने से पहले यूएस चेक करता है कि वो कंट्री कंप्लाई करना चाहिए सेफ्टी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड बाई UN एविएशन वॉचडॉग, इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICAO। तो इस स्टैंडर्ड का जो भी सेफ्टी रेगुलेशन कंप्लाई करता है उसी को ऑपरेट करने दिया जाता है यूएस और उसके पार्टनर कंट्रीज़ में। और ये असेसमेंट करता है ये प्रोग्राम जो कि चलाया जा रहा है FAA के द्वारा, राइट? तो इस प्रोग्राम के तहत पता चला कि इंडिया का स्टैंडर्ड मीट करता है ये सभी स्टैंडर्ड को। इस ऑडिट में FAIASA के द्वारा कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया गया। ये कैटेगरी 1 का स्टेटस 2018 में भी मिला था और इस साल फिर से इसे कंटिन्यू किया गया। तो ये जो IASA प्रोग्राम होता है ये बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करता है। कौन कौन एरिया है? तीन एरियाज़ कौन कौन है? तो पर्सनल लाइसेंसिंग, वहाँ जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी लाइसेंसिंग कैसे मिलता है। फिर ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ये कैसा होता है, और एयर वर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट, और हवा में उड़ने लायक कितना मतलब सेफ़ है इसका एयरक्राफ्ट। तो इन तीनों चीज़ों का ऑडिट करके ये सेफ्टी चेक इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इंडिया को इसलिए कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। इंडिया ने स्कोर किया था 85%। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर जो था, इम्प्लीमेंटेशन स्कोर 85% था, जो कि पिछली बार जो स्कोर आया था वो लगभग 70% था, लेकिन इस बार 85% आया है। तो इंडिया इनके सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो इंडियन एयरक्राफ्ट को इन सब देशों में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। ये है गुड्स एक्सपोर्ट ग्रू एट 6%। तो जो भारत के एक्सपोर्ट हैं वो बढ़े हैं 6% से, लेकिन इंपोर्ट कहीं ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 16%, 16.5% से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले काफ़ी कम रहा 2022-23 में। इसी को इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया है कि जो आपका एक्सपोर्ट आपका जितना हो रहा है और अगर इंपोर्ट जितना हो रहा है, इसके बीच अगर कोई डिफरेंस है तो ये डिफरेंस ही कहलाता है डिफिसिट।
तो ये जो घाटा हो रहा है ये हर साल हो रहा है। तो इंपोर्ट अगर बढ़ता जाएगा, इंपोर्ट बढ़ गया है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है लेकिन कंपैरेटिवली कम बढ़ा है, तो डिफरेंस तो बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, डिफिसिट वाइडेन होता जा रहा है। डिफिसिट वाइडेंड बाई कितना, तो 39.6%, इतना से डिफिसिट बढ़ गया है। आप अगर ये डेटा देखें, ये बार ग्राफ देखें तो आपको समझ आएगा। ये है ब्लू कलर 2022 का डेटा है और रेड कलर में 2023 का डेटा है। तो 22 में अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं 2022 में, 2023 में एक्सपोर्ट का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा था। फिर इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो 22 के अपेक्षाकृत इंपोर्ट का वैल्यू थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, इसीलिए डिफिसिट जो है ये दोनों सालों में ये ज़्यादा हो गया। ये डिफिसिट वाइडेन होकर कितना हो गया है, तो 39.6% हो गया है। इंडिया एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अभी पेट्रोलियम का, लगभग 27%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो गुड्स है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो हम अगर टॉप 5 की बात करें तो इंडिया क्या क्या चीज़ का एक्सपोर्ट करता है, तो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का करता है सबसे अधिक। उसके बाद उसके अलावा राइस का एक्सपोर्ट करता है, केमिकल का एक्सपोर्ट करता है और फिर फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं उनके एक्सपोर्ट करता है। तो आपको टॉप 5 एक्सपोर्टिंग जो भी मटेरियल है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिर चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसने इनिशिएट कर दिया है एक इंक्वायरी बीबीसी पे, कि बीबीसी ने फेमा जो एक्ट है उसका वायलेशन किया है। तो आपको पता होना चाहिए फेमा एक्ट क्या है। फेमा अपने नाम से ही क्लियर है कि फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन से जितने भी फंडिंग आते हैं किसी भी कंपनी के लिए, भारत में कोई भी, इंडिया में कोई भी कंपनी ए बी सी कोई भी ऑपरेट कर रही है, इसे फॉरेन से कोई फ़ंड अगर मिलता हो तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम ये फ़ंड किस चीज़ के लिए ले रहे हैं और किस तरह से इसको खर्च करने वाले हैं, तो इसका स्पेंडिंग किस तरह से होने वाला है, ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी से एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि आप इन पैसों का उपयोग भारत में गलत एक्टिविटियों को बढ़ावा देने में कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का जो फंडिंग होता है, फॉरेन फंडिंग, उसको इस रेगुलेशन को कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। तो बीबीसी में पाया गया है कि बीबीसी जो कंपनी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इस कंपनी में पाया गया है कि फेमा का ये कुछ तो वायलेशन हो रहा है, ऐसा शक हुआ है ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को। तो इसने इंक्वायरी शुरू कर दी है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर जी का एक 125 फीट का स्टैचू, ब्रॉन्ज का स्टैचू, ये अनवील किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आज कितना तारीख है, आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल जो 14 अप्रैल क्या है, भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती पे इस ब्रॉन्ज स्टैचू का, 125 फीट वाले ब्रॉन्ज स्टैचू का अनवील किया गया। किनके द्वारा, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के द्वारा। इसके साथ साथ इन्होंने एक यूनिक रेवोल्यूशनरी स्कीम चलाया है। यह स्कीम का नाम क्या है, तेलंगाना दलित बंधु। इस प्रोग्राम के तहत जो दलित फैमिली हैं उनको कुछ पैसे ग्रांट किए जाएंगे और ताकि वो बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो ये स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है अंबेडकर जयंती पे। फिर चलते हैं आगे। ये आसियान ग्रुप के बारे में एक न्यूज़ आई है कि आसियान ग्रुप, म्यांमार, आपको पता है म्यांमार में अभी एक ऐसा कानून लागू है, म्यांमार में डेमोक्रेसी अभी सीज कर लिया गया है। मतलब वहाँ तो जुंटा राज है, जुंटा राज कहते हैं मिलिट्री रूल को, तो वहाँ मिलिट्री का रूल हो गया। तो मिलिट्री रूल के कारण वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन मिलिट्री उसको ब्रूटली सप्रेस कर रही है जो भी डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। इसीलिए आसियान ग्रुप, जिसमें कि
म्यांमार भी मेंबर है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आसियान जो ग्रुप है, आसियान ग्रुप के मेंबर कौन-कौन है। तो सबसे पहला मेंबर तो आपको पता ही है कि म्यांमार है। म्यांमार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बाकी सब जो आसियान ग्रुप के कंट्री हैं उनके द्वारा। तो कौन-कौन कंट्री हैं उनके नाम एक बार पढ़ लीजिए। लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये कंट्रीज़ हैं। फिर बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। ये है विशाखापत्तनम का न्यूज़। विशाखापत्तनम में एक आप देख सकते हैं, ये एक समुद्र के किनारे का ये फ़ोटो है बीच का, जिसमें आपको ब्लू ये जो लाइट दिख रहे हैं, ये ब्लू लाइट किसकी वजह से है, वही न्यूज़ का कारण है। तो ये ब्लू लाइट जो ये दिख रहा है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। नेचुरल जो ऐसा फेनोमेनन होता है उसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस ये किस कारण से हो रहा है, तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स ये लाइट प्रोड्यूस करता है जब भी इसे कोई डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब वेव के कारण भी हो सकता है। आपको पता है समुद्र में तरंगे बनती हैं, तो तरंगों के कारण अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ये ऐसा लाइट जनरेट करते हैं, ऐसे लाइट दिखते हैं। तो ऐसा फेनोमेनन यहाँ के बीच पे पहली बार हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। ऐसा फेनोमेनन एक बार अभी कुछ दिन पहले आया था, शायद लास्ट ईयर मुंबई में भी ऐसा, मुंबई बीच पे भी ऐसा फेनोमेनन हुआ था, इसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। इसी तरह आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।